खुशामदीद, आदाब, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, केम छो, कैसे बच्चा पार्टी? एकदम बढ़िया। मैं हूं आपका दोस्त सिराज अहमद एएसके ग्रेविटी चैनल पर। आज का टॉपिक है फिजिक्स क्लास 12 गॉस थ्योरम का। पहले तो एक चीज यहाँ पे जानेंगे कि पहले चैप्टर में जो चीजें हमें पढ़ाई गई हैं या हमने दो डिस्कस किया है, वो एक तो हमने फोर्स के बारे में बताया था आपका, जिसको हमने कूलम्बियन फोर्स कहते हैं, एसी लॉ उसको कहा जाता है, फोर्स की वैल्यू है, या इसके अलावा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू है, ये वैल्यू, या बेटा आपका टॉर्क है, टॉर्क के अलावा आपका डाइपोल निकल के आता है, या इसके अलावा बेटा अगर हम बात करेंगे तो वर्क डन भी आपका आता है। तो इन सब टॉपिक की एक सर्टेन लिमिटेशन है, ये सारी चीजें हमें कैलकुलेट करना। अगर हमारा फिगर या दिया गया जो भी डायग्राम है या दिया गया जो भी पर्टिकुलर क्वेश्चन है, अगर वो सिमेट्रिक फिगर के ऊपर बेस्ड है तो सारी कैलकुलेशन बहुत ज्यादा इजी हो जाती है। चाहे इसके अलावा बेटा अगर हमें निकालना है सेंटर ऑफ मास निकालना है, ये वैल्यूज निकालना है, अगर हमें एरिया निकालना है किसी भी सिमेट्रिक फिगर का, तो आप ट्राइंगल के एरिया यहाँ पे फॉर्मूला लगाओगे तुरंत वैल्यूज कैलकुलेट हो जाएगी। ऐसे अगर मान लीजिए स्क्वायर है, या स्क्वायर के अलावा अगर वो रेक्टेंगल्स है, तो इन शॉर्ट्स अगर हम बात करें यहाँ पे कि सिमेट्रिक फिगर की कैलकुलेशन आइदर बेटा आपका सेंटर ऑफ मास है, या उसके अलावा एरिया है, या उसके अलावा वॉल्यूम है, फोर्स, टॉर्क, या अदर कोई भी पैरामीटर है। अगर हम सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो कैलकुलेशन हमारे लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाती है। बट अगर अब यहाँ पे अगर हम बात करें सिमेट्रिक फिगर के अलावा, अगर हम कह दें इसका आप एरिया निकाल के बताओ, तो अब एक डिफिकल्ट टास्क हो गया। ठीक है, हमने कह दिया कि आप एक इसका एरिया निकाल के बताओ, तो अब एक डिफिकल्ट टास्क हो गया। ठीक है ना? तो इसी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए कि सिमेट्रिक अगर बॉडीज है तो उसके लिए कोई भी पैरामीटर, आइदर वो सेंटर ऑफ मास है या अदर कोई टर्म है, सारी वैल्यूज कैलकुलेट करना हमारे लिए आसान होती है। बट अगर अनसिमेट्रिक बॉडीज है, लाइक यहां पे जैसी कुछ दो फिगर में बताया, और भी ऐसी कोई भी डायग्राम आप बना लो, अनसिमेट्रिक बॉडीज आती है, तो अब यहां पे कैलकुलेशन करना हमारे लिए एक डिफिकल्ट टास्क हो जाता है। तो इसी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए गॉस थ्योरम की स्टडी की जाती है, गॉस थ्योरम को पढ़ाया जाता है। डेफिनेटली बेटा कोई इसमें डाउट नहीं है कि गॉस थ्योरम एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 12 के लेवल से लेके, या अगर हम कोई कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी गॉस थ्योरम एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस टॉपिक को हम लोग गॉस थ्योरम को आगे कंटिन्यू करते हैं कि क्या क्या इस टॉपिक में हमें पढ़ना है। जैसे इसके पहले मैं और भी बताया है कि हमें पहले बेसिक टर्म इसके बारे में जाना रहेगा, फिर उसके एप्लीकेशन के बारे में, उसके बाद न्यूमेरिकल इसके ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो देखो पहले तो एक चीज यहां पे जान लेना है कि गॉस थ्योरम में कब अप्लीकेबल है। तो ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई कि गॉस थ्योरम को अगर हम अप्लाई कर रहे हैं तो मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशन होता है गॉस थ्योरम का कि अनसिमेट्रिक बॉडीज के लिए हम इसकी स्टडी करते हैं। ठीक है ना? अब यहां पे जैसे कहा गया था कि चार्जेस को अभी तक जो भी रखा जा रहा था वो एक ट्राइंगल के कॉर्नर पे लाके रखा गया है, ट्राइंगल्स के कॉर्नर पर है, या उसके अलावा स्क्वायर है, उसके कॉर्नर पे लाके चार्जेस को रख दिया गया है, या इसके अलावा अगर कोई हेक्सागोन है तो हेक्सागोन के कॉर्नर पर लाके चार्जेस को रखा गया है। तो अब कई सारे पैरामीटर या क्वांटिटी आपकी फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, टॉर्क, नेट मोमेंट, इस बॉडी के सारी वैल्यूज कैलकुलेट करने के लिए काफी ज्यादा आसान थी। अब हमारा टास्क रहेगा कि अगर मान लिया जाए चार्ज को कोई अनसिमेट्रिक बॉडी के अंदर रखा हुआ है, एक पॉइंट यहां पे इनसाइड है, पहला एक पॉइंट यहां बता रहे हैं कि अगर वो इनसाइड है तो कितनी लाइन ऑफ फ्लक्स यहां पे पास करेगी। अगर वो सरफेस पे है, सरफेस या सर्कमफेरेंस पे है, तो अब इस कंडीशन के लिए कितनी लाइन ऑफ फ्लक्स, क्या कंडीशन रहेगी। अगर मान लीजिए इसी चार्ज पार्टिकल को हमने आउटसाइड रख दिया, इनसाइड है, सरफेस पर है, और अगर हमने आउटसाइड रखा हुआ है तो अब क्या कंडीशन आएगी। तो इन सारी कैलकुलेशन यहां पे करके देखेंगे। तो पहले ठीक है, तो यहां तक पहले सभी कैलकुलेट करना है। अब इसके बाद अगला जो टर्म आता है फ्लक्स या इलेक्ट्रिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फ्लक्स, ये दोनों आपके बिल्कुल डिफरेंट टर्म हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपका अलग टॉपिक आपका आ जाता है, और एक मैग्नेटिक फ्लक्स है वो आपका बिल्कुल एक सेपरेट टॉपिक है। दोनों में कंफ्यूजन है, अक्सर ये एक कंफ्यूजन आप लोग के सामने बना रहता है
कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे या मैग्नेटिक फ्लक्स को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो पहले एक यहाँ पे बेसिक सिंबल जान लेना कि अगर सवाल में या क्वेश्चन में आपसे मैग्नेटिक फ्लक्स कह रहा है, डायरेक्टली कह दिया जाएगा या इनडायरेक्टली कह रहा है तो उसकी मीनिंग क्या होती है वो याद रखना। अगर कह रहा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स है तो फ्लक्स का सिंबल होता है बेटा फाई और इलेक्ट्रिक का मतलब हो जाएगा ई, यहां पे लिखिए, यह आपका सिंबल डिनोट करता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बट अगर सर्टेन मान लो कोई कंडीशन कह रहा है यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स तो हम लोग फाई बनाएंगे। अब यहाँ मैग्नेटिक की बात करता है तो हम लोग लिखेंगे बेटा आपका बी। इन दोनों में बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना रखना बेटा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं और मैग्नेटिक फ्लक्स को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं। बट अब यहाँ पे जो टर्म हम फ्लक्स की बात करें वास्तव में ये होता क्या, ठीक है ना, फ्लक्स होता क्या है बेटा। तो अगर मैंने मान लिया अज्यूम कर लिया बेटा कि कोई भी एक सर्टेन मैग्नेट है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये मैग्नेट है, ठीक है। अब मैग्नेट है तो इस मैग्नेट के बेटा आपके नॉर्थ और साउथ पोल दोनों रहेंगे बेटा आपके। हमने कुछ ऐसी कंडीशन मान ली, यहां पे रखे ऐसे कंडीशन में मान ली, ये नॉर्थ पोल है ये साउथ पोल है। अच्छा, तो इसमें अब मैग्नेट भी क्या बताया गया कि मैग्नेट की प्रॉपर्टी है कि लाइन ऑफ फील्ड उसके नॉर्थ से निकल के साउथ की तरफ बेटा आपकी इंटर करती है, एक क्लोज्ड लूप बनाती है, हमेशा नॉर्थ से साउथ की तरफ चलती है और एक क्लोज्ड लूप बनाती है। ये एक हमारी सर्टेन कंडीशन है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी मैग्नेट अगर कहीं पे भी है, हमेशा एक पॉइंट पहले याद रखना कि उस मैग्नेट के साथ नॉर्थ और साउथ पोल साथ में एग्जिस्ट करते हैं, कभी भी दोनों पोल आपके अलग नहीं होते। ये बात बिल्कुल क्लियर रखना बेटा। चाहे भले ही आप मैग्नेट को कितने नंबर ऑफ पीसेस में तोड़ दीजिए, कितना ही बारीक तोड़िए, ऑलवेज हमेशा मैग्नेट के दोनों पोल साथ में एग्जिस्ट करेंगे। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एक पोल आपका नॉर्थ अलग हो गया साउथ अलग हो गया, ऐसा नहीं होगा। तो अपने क्या कह रहे हैं कि नॉर्थ से निकल के साउथ की तरफ मैग्नेटिक लाइन जाती है बेटा आपका। इन्हीं लाइनों को बेटा हम लोग कहते हैं फ्लक्स। फ्लक्स अलग है और इलेक्ट्रिक फ्लक्स अलग टॉपिक होता है बेटा। फ्लक्स का मतलब क्या होता है, फ्लो होना। फ्लो होना, फ्लक्स जो लफ्ज आया है बेटा आपका फ्लक्स। फ्लक्स फ्लक्स का मीनिंग होती है फ्लो होना, किसी भी चीज का फ्लो होना। अब चाहे आइदर वो बेटा आपका इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फील्ड है या उसके अलावा मैग्नेटिक लाइन ऑफ फील्ड है, अगर एक सर्टेन डायरेक्शन में फ्लो हो रही है बेटा, या उसके अलावा लिक्विड है या उसके अलावा गैस है, कोई भी ऐसी चीज जिसमें फ्लोडिटी है, बहने की रफ्तार उसमें है, वो बहती है बेटा आपका, तो याद रखना वो कहलाता है आपका फ्लक्स। ठीक है, क्या कहलाएगा, फ्लक्स। अब यहां पे फ्लक्स आपके क्लास में दो तरीके के मिलेगा। एक बेटा आपका टाइप्स कहलाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स और दूसरा टाइप आपका आता है मैग्नेटिक फ्लक्स। तो अब दोनों में इसमें भी डिफरेंस याद रखो कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारा क्या होता है और मैग्नेटिक फ्लक्स हमारा क्या होता है। सपोज करिए फिर से कि अगर मैग्नेटिक फ्लक्स मैंने कहा फाई बी होता है और इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई होता है बेटा, ठीक है ना। फ्लक्स क्या है, फ्लक्स का मतलब बहना, किसी चीज का बहना, वो हमारा फ्लक्स कहलाता है बस, ठीक है ना। कहीं भी चाहे वो आइदर वो पाइप से फ्लो हो रहा है या सर्टेन स्क्वायर से फ्लो हो रहा है या किसी भी क्रॉस सेक्शन से अगर फ्लो हो रहा है बेटा, तो वो हमारा कहलाता है फ्लक्स।